नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, आज हिंदू में ना दो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन। इसको हम बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे डिटेल से, और ये तो क्वेड से संबंधित है। ये छोटा आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ना, ये गवर्नर की पार्डन करने की पावर्स से संबंधित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में एक जो अपराधी थे ना, कल्प्रिट थे, उनको काफ़ी सालों बाद रिहा करने का आदेश दिया अपने पास आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो आर्टिकल है ना, इंटरव्यू की फॉर्म में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, ये हमें कवर करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे सर्च करने पड़ेंगे, तो ये इशू हम कवर करेंगे। शायद मंडे को कवर कर लेंगे या फिर कल कवर कर लेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक और इशू जिसे आप यूज कर सकते हो अपने एथिक्स में। ये खबर अभी तक तो देखो आपने पढ़ी ली होगी। दिल्ली में एक आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार। ये ना शाम को त्यागराजा स्टेडियम में घूमने के लिए जाते थे, और ये अपने कुत्ते को आसानी से घुमा सके उससे पहले स्टेडियम को जानबूझ के जल्दी बंद करवा दिया जाता था। 7 बजे ये आते थे, 7:30 बजे। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये एक्सक्लूसिव खबर छापी। उसके बाद तो मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। सरकार ने आदेश दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा मिसयूज ऑफ पावर है, तो इनको तो ट्रांसफ़र कर दिया गया है लद्दाख में, और इनकी वाइफ जिनका नाम है रिंकू दुगा, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो एथिक्स में इसे आप मिसयूज ऑफ पावर के तौर पे एग्जांपल दे सकते हो कि इस प्रकार से आईएएस ऑफिसर ने अपनी पावर का ग्रॉस मिसयूज किया। देखो, स्टेडियम जो है वो एथलीट्स के लिए होता है, बट उस स्टेडियम को इस्तेमाल करना अपने पर्सनल यूज के लिए, वो भी जो एथलीट्स हैं उनके करियर को दांव पे लगा के, सोच के देखिए कितने सारे डायमेंशंस है यहां पर। सबसे पहले इन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया, अपने पावर का रुतबा दिखा के जो स्टेडियम अथॉरिटीज हैं उनको मजबूर किया कि आप स्टेडियम जल्दी बंद कर दीजिए। और मतलब देखो, विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू डॉग्स, बट कुत्तों को कौन घुमाने ले जाता है स्टेडियम में, ट्रैक्स पर। देखो, जैसे किताबें हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा, हम किताबों की वर्शिप करते हैं, गिर भी जाती है किताब, हम उनको चुचकारते हैं, आपने देखा होगा। उसी प्रकार से ये जो ट्रैक होते हैं ना, एथलीट्स इन ट्रैक्स की वर्शिपिंग करते हैं, मतलब पूजते हैं इन ट्रैक्स को। तो यहां पे इस प्रकार से अपने डॉग्स को टहलवाना कितना ज्यादा गलत है। संविधान में बोल तो गया है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखो ऐसा देखने को मिलता नहीं है। बताइए, आम आदमी इस प्रकार से, आम आदमी स्टेडियम में जाने की भी कोशिश करेगा ना देखने के लिए, तो उसको गेट से ही भगा दिया जाएगा। नहीं नहीं, टाइम नहीं है अभी, भाग जाओ यहां से, सरकार का ऑर्डर है, ऐसा वैसा कुछ भी बोल दिया जाता है। कैसा ट्रीटमेंट होता है आम आदमियों का हमारे देश में। कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो देखो अभी भी उस मेंटलिटी से गुजर रहे हैं जैसे ब्रिटिश काल के दौरान थी, कि जनता तो सब्जेक्ट है, बुरी तरह से जनता को ट्रीट करना, हम ओनर हैं। अब आप बताइए, ये जो स्टेडियम बना है किसका है? ये स्टेडियम आप सब लोगों के पैसों से बना है। कोई भी चीज आप खरीदते हो, आप जीएसटी पे करते हो, आप में से बहुत सारे लोग इनकम टैक्स भी पे करते होंगे, तो आपके पैसों से ये बना है, किसी का पर्सनल थोड़ी है ये स्टेडियम, कोई अपने पर्सनल यूज के लिए इसे यूज करेगा। और हमारी सरकारें भी देखो अजीब होती हैं। जैसे ही ये खबर वायरल हुई ना, ट्रांसफर कर दिया इनका, संदीप खिरवार इनका ट्रांसफर कर दिया कहां पे, लद्दाख में, और इनकी वाइफ का कर दिया अरुणाचल प्रदेश में। ये बेचारा डॉग कहां जाएगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या अरुणाचल प्रदेश के लोग इन जैसे ऑफिसर्स को क्यों झेलें? मतलब सोच के देखिए, ट्रांसफर, आप साइकोलॉजी सरकार की समझिए। ट्रांसफर किया गया ये सोच के कि ये पनिशमेंट पोस्टिंग है। अरे अरुणाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो क्यों झेलें इन ऑफिसर्स को, जो मोरल करप्शन करते हैं? ये एक प्रकार से मोरल करप्शन है। तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने क्या गलती की है? और आप सोच के देखिए, जांच होनी चाहिए ना प्रॉपर, कि इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है कि नहीं किया है। अगर वास्तव में गलती पाई जाती है तो कार्रवाई की जाए। ट्रांसफर से क्या होगा, यह भी सोचना चाहिए सरकार को। लेकिन वही बात है, जनता अगर जागरूक होना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, जनता भूल जाती है उसी समय। थोड़ा सा एक्शन जनता देखती है, उसके बाद शांत हो जाती हैं चीजें। खैर चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, मिजल्स और रूबेला के
एलिमिनेशन से संबंधित हैं। ये क्या हैं? ये देखो डिजीज हैं जो मेनली बच्चों को प्रभावित करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। मिजल्स क्या है? ये देखो रिस्पायरेटरी सिस्टम का वायरल इन्फेक्शन है, कंटाजियस डिजीज है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। कैसे? म्यूकस और सलाइवा के कॉन्टैक्ट से। जैसे देखो एक पर्सन जिसे मिजल्स है, उसने खांसी की तो सलाइवा थोड़ा बाहर निकला, एटमॉस्फेयर में आया, 24 घंटे तक वो जो कण है म्यूकस के वो हवा में यानी एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। उसके बाद कोई दूसरा पर्सन उस सलाइवा के टच में आ गया या फिर दूसरे पर्सन ने उस सरफेस को छू लिया जिस पर सलाइवा लगा हुआ है, और बाद में छूने के बाद उसने अपनी आंखों को या फिर नाक को उसी हाथ से छू लिया, तो फिर दूसरे पर्सन को जिसको पहले मिजल्स नहीं है उसको भी मिजल्स हो सकता है, जैसे कोविड-19 फैला था। इसके बाद आप रूबेला के बारे में भी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लीजिए। रूबेला भी एक कंटाजियस डिजीज है जो मेनली बच्चों को प्रभावित करता है। सिम्टम्स हैं जैसे रेड कलर के रैसेस, फीवर, आंखों में रेडनेस आ जाती है, और बच्चों में रूबेला का जो इम्पैक्ट है इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, माइल्ड होता है, हल्का होता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं में यानी प्रेग्नेंट वुमेन में रूबेला का जो इम्पैक्ट है काफ़ी सीवियर होता है। तो बेसिक जानकारी हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं मुद्दे की। 2017 की ये बात है। 2017 में ना स्कूल्स में एक बहुत ही बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चला था। इस कैंपेन को चलाया गया था मिजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करने के लिए, और इस कैंपेन में 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को कवर किया गया था। कुछ स्टेट्स में यह प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, यानी मिजल्स और रूबेला के केसेस काफ़ी कम हो गए, और कुछ स्टेट्स में सक्सेसफुल नहीं भी रहा। उस समय देखो इवन स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, इवन बच्चों को, पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया था इस नए प्रोग्राम के बारे में। जबकि पहले जो भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है ना उसमें बच्चों को बताया जाता है, पेरेंट्स को बताया जाता है किस लिए यह प्रोग्राम है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी रेज हुए। पहला क्वेश्चन ये हुआ, ऑलरेडी सरकार का एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो 5 साल तक के बच्चों को कवर करता है। यह प्रोग्राम जिसमें टीके लगते हैं, 12 डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। जब यह कैंपेन 5 साल तक के बच्चों को कवर करता है तो मिजल्स रूबेला प्रोग्राम के अंतर्गत जो वैक्सीन लगी थी इसने 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चों को क्यों कवर किया? और भी क्वेश्चंस खड़े हुए, जैसे रूबेला वैक्सीन ये तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उस समय शामिल भी नहीं थी, तो इसके टीके क्यों लगे? नेक्स्ट, स्कूल को ही क्यों चुना गया वैक्सीनेशन के लिए? हेल्थ केयर सेंटर को क्यों नहीं चुना गया? नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों को तो मिजल्स की एक वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी थी, तो सेकेंड डोज की क्या आवश्यकता थी? अब इन सब क्वेश्चंस का जवाब राइटर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, 2017 में ये एमआर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला क्यों? राइटर कहते हैं देखो पहले सरकार ने ना एक टारगेट रखा था कि 2015 से पहले हम मिजल्स और रूबेला को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन वो टारगेट सरकार ने मिस कर दिया। सरकार ने अपने टारगेट को पोस्टपोन कर दिया कि अब हम ये टारगेट अचीव करेंगे 2020 से पहले। तो सरकार को एक अर्जेंसी महसूस हुई कि भैया 2015 का टारगेट तो हाथ से निकल गया, 2020 का नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया। अब दूसरी चीज, ऑलरेडी जब एक डोज लग चुकी थी बच्चों को, तो फिर दूसरी मिजल्स की डोज क्यों लगी? राइटर कहते हैं देखो बेसिक प्लान ये था इन दोनों डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की जाए बच्चों में, तो इम्यूनिटी गैप ना रह जाए, इस डर के चलते सेकंड डोज दी गई थी। मतलब ऐसा ना हो कि फर्स्ट डोज के बावजूद इम्यूनिटी जो है वो कमजोर रह गई हो। ये इंश्योर करने के लिए जैसे कोविड के दौरान बूस्टर डोज लग रही है ना, उसी प्रकार से आप कह सकते हो सेकंड डोज ने भी बूस्टर डोज का काम किया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 5 से 15 साल तक के बच्चों को क्यों कवर किया गया? अब इसके पीछे तो देखो
एपिडेमियोलॉजिकल रीजन्स हैं, मतलब महामारी संबंधित रीजन्स हैं, आगे आएगा भी। एक चीज, स्कूल को क्यों चुना गया, हेल्थ केयर सेंटर्स को क्यों नहीं चुना गया? स्कूल्स में अटेंडेंस हाई होती है और वैक्सीन की प्रॉपर जांच कर ली गई थी, प्रॉपर डेटा था कि वैक्सीन के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इस वजह से सोचा गया था कि स्कूल में अटेंडेंस हाई रहेगी, वैक्सीन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है, इसलिए स्कूल्स में ही ये वैक्सीनेशन कैंपेन चले। लेकिन एक गलती हो गई, पेरेंट्स को, स्कूल प्रशासन को ढंग से बताया नहीं गया। इस वजह से पेरेंट्स में एंजाइटी आ गई कि कौन सा टीका हमारे बच्चों को लगाया गया है। तो राइटर कहते हैं देखो, कायदे से 2020 तो चला गया, अब पूरी तरह से ये मीजल्स और रूबेला एलिमिनेट हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोविड-19 ने 2 साल चुरा लिए। अब टारगेट रखा गया है सरकार के द्वारा 2023। अब एक नया प्रोजेक्ट इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए सरकार चलाने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। तो उस शुरुआत, उस प्रोजेक्ट के बारे में राइटर कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए जो ये इंटरवेंशन होगा ना, इसमें 2 मेन चीजें हैं, एक वैक्सीनेशन, दूसरा सर्विलियंस। सर्विलियंस में क्या होता है, उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पे वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे कोविड-19 के दौरान हॉटस्पॉट्स रिकॉग्नाइज किए जाते थे, फिर उन जगहों को सील कर दिया जाता था, कंटेनमेंट जोन, ये सब चीजें आपको याद होगी, तब अब आप आसानी से रिलेट कर सकते हो। तो ऐसी जगहों को पहचान के उन जगहों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पे इफेक्टिवली वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाता है। 2 डोजेज दी जाती हैं एमआर वैक्सीन की, जो कम से कम देखो 5 साल से कम 95% बच्चों को कवर करनी चाहिए। पहली जो डोज है 9 से 11 महीने के बीच में, और दूसरी डोज इफेक्टिवली लाइफ के 2nd ईयर में। डिजीज में क्या होता है, फीवर आता है, इसके अलावा स्किन पर रेड रैशेज आते हैं, दोनों में, मीजल्स में भी और रूबेला में भी। दोनों में एक चीज ये तो होती ही है, फीवर प्लस रेड रैशेज। वैसे देखो, फीवर और रेड रैशेज ये बहुत सारे डिजीज की वजह से होते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए वास्तव में मीजल्स या फिर रूबेला हुआ है, थ्रोट स्वैब, मतलब जो बलगम होता है, म्यूकस, उसका सैंपल लिया जाता है, यूरिन और ब्लड सैंपल्स भी लिए जाते हैं, ताकि लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई किया जा सके कि वास्तव में पर्सन को मीजल्स या फिर रूबेला हुआ है। अब इसके बाद राइटर कहते हैं देखो, मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन के लिए जो एक्टिविटीज आपको कैरी आउट करनी है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट जो हब है ना, सेंटर है, वो है डिस्ट्रिक्ट। हमारे पूरे देश से मीजल्स रूबेला एलिमिनेट हो जाएगा अगर टोटल 773 डिस्ट्रिक्ट से ये एलिमिनेट हो जाता है। और एक बार एलिमिनेट हो गया तो उसके बाद तो देखो सर्विलियंस रखनी है और वैक्सीनेशन होता रहना चाहिए, क्योंकि खतरा रहता है, वायरस बाहर से भी आ सकता है, दूसरे देशों से भी आ सकता है, और जैसे ही ये आता है, डिटेक्ट होता है, तो तुरंत एक्शन लिया जाए अथॉरिटीज के द्वारा। इसके बाद राइटर जवाब भी देते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट को ही क्यों सजेस्ट किया एमआर एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि देखो हर एक जिले में ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यूआईपी को मैनेज करने के लिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलता है ना, जिसमें 12 डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों में टीके लगते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है डिस्ट्रिक्ट्स में। तो एक जिले में डीएम की लीडरशिप के अंतर्गत अगर टास्क फोर्स मैकेनिज्म, मतलब वो टास्क फोर्स जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मैनेज करती है, उसी टास्क फोर्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की अध्यक्षता में। मतलब ओवरऑल जो लीडरशिप है वो डीएम के जिले के अंदर, लेकिन इस टास्क फोर्स को एक्टिवेट किया जाए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की लीडरशिप में। तो फिर एमआर को ना एलिमिनेट किया जा सकता है 6 से 9 महीनों के अंदर अंदर। तो ये स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने राज्य में सभी जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट मशीनरीज हैं उनको एक्टिवेट करें, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्यूनाइजेशन डिवीजन के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करे विभिन्न राज्यों को। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, क्या मीजल्स इतनी खतरनाक बीमारी है क्या? हाँ यार, खतरनाक तो है। देखो, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई थी ना पोलियो को खत्म करने के लिए, उससे पहले वो सारे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम होती थी, उनमें से देखो कम से कम 1% बच्चों को तो पोलियो का पैरालिसिस हो ही जाया करता था। लेकिन
मीजल्स तो देखो इतनी खतरनाक बीमारी है कि वो सारे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, उनमें से कम 1% बच्चे तो मीजल्स की वजह से मर ही जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी। तो सोच के देखिए, पोलियो से भी ज़्यादा खतरनाक है ये मीजल्स। और वो बच्चे जो रिकवर भी कर जाते, बहुत सारे बच्चे अपना वेट लूज कर देते, उनकी समझने की जो शक्ति है काफ़ी कम हो जाती, स्कूल्स में उनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी गिर जाती। मीजल्स देखो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो बच्चे ना फिर बहुत सारे दूसरे तरह के डिजीज के अगेंस्ट भी वल्नरेबल हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है उनका डिफेंस सिस्टम, दूसरे डिजीज भी आसानी से अटैक कर लेते हैं। इसी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है काफ़ी हाई है, इवन ठीक होने के 2-3 साल बाद भी। इवन जब पोलियो को ख़त्म करने के लिए बड़ा ग्लोबल कैंपेन चला था ना, उस समय भी ये डिबेट चली थी कि पहले पोलियो को टारगेट किया जाए या मीजल्स को। तो पहले पोलियो को टारगेट किया गया था। अब बात करें रूबेला की। रूबेला देखो उतना सीवियर डिजीज नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है जितना मीजल्स है। स्लो ट्रांसमीटर है, धीरे धीरे फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और जो रिस्क है रूबेला का वो बच्चों में भी है, एडोलसेंट्स में भी है और रिप्रोडक्टिव रेंज में भी है, यानी एडल्ट्स में भी है। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स में जब रूबेला होता है ना, रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम्स नज़र नहीं आते। छोटा सा बुखार होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, स्किन रैशेस नज़र तो आते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितने मीजल्स में नज़र आते हैं। बट देखो दुर्भाग्यवश अगर एक प्रेग्नेंट वूमन में रूबेला हो जाता है ना तो फिर खतरा रहता है वो बच्चा जो माँ की कोख में पल रहा है उसको प्रभावित कर सकता है रूबेला। भ्रूण यानी जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी आंख, ब्रेन, हार्ट, दूसरे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ये इसलिए ज़्यादा खतरा है गर्भवती महिलाओं में। तो उसके बाद जो बच्चों का जन्म होता है ना, काफ़ी तरह के बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट डिफेक्ट, डेवलपमेंट डिले, आँख में डिजीज जैसे कैटरैक्ट। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम यानी CRS, कि जब रूबेला होता है गर्भवती महिलाओं को वो बच्चों में पास ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से जब जन्म होता है बच्चों को काफ़ी तरह का बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को कहते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। अच्छी चीज़ देखो ये है, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन से। अगर प्रेगनेंसी से पहले वैक्सीन लग जाए ना तो फिर इस CRS को प्रिवेंट किया जा सकता है। 2017 में जब स्कूल बेस्ड वैक्सीनेशन कैंपेन चला था ना तो 15 साल की लड़कियों को इसलिए चुना गया था ताकि उनमें इम्यूनिटी क्रिएट की जा सके और इस CRS को प्रिवेंट किया जा सके। और बॉयज़, फिर आपके मन में आया होगा कि लड़कों को टीका क्यों लगा? लड़कों को टीका इसलिए लगा ताकि इसका कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये भी तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है ना। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो एक क्वेश्चन अभी भी एड्रेस करना रह गया कि मीजल्स को और रूबेला को साथ साथ क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखो दोनों में सिम्टम्स थोड़े सेम से हैं, बुखार और रेड रैशेस, तो दोनों में सिम्टम्स सेम हैं। इसी वजह से कंबाइन करके वैक्सीन बना दी गई है ताकि दोनों डिजीज को एक साथ टारगेट किया जा सके। मीजल्स का जो एलिमिनेशन है वो हाई प्रायोरिटी पर है, रूबेला का जो एलिमिनेशन है वो उतनी हाई टारगेट पर तो नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक है। मतलब जैसे मिजल्स को तो टारगेट किया ही जा रहा है, रूबेला को भी साथ साथ टारगेट कर दो, वैसे वाली चीज हो गई है। प्रायोरिटी ज्यादा मिजल्स को है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो अभी तो मई चल रहा है, प्रोजेक्ट तैयार किया गया है मिजल्स रूबेला को एलिमिनेट करने के लिए, अभी काफी महीने पड़े हैं। सरकार जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे ताकि पूरी तरह से मिजल्स और रूबेला को जड़ से खत्म किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल क्वेड से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको पता है, हाल ही में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था क्वेड का। ये जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना, काफ़ी क्रिटिकल टाइम पर ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि आपको पता है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। कोविड-19 की महामारी से अभी भी वर्ल्ड पूरी तरह से उभरा नहीं है। कोविड-19 की महामारी के दौरान काफ़ी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी प्रॉब्लम्स सामने आई।
बहुत सारे देशों में जैसे इंडिया में ऑक्सीजन खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट वैक्सीन से ड्रग्स नहीं मिली समय पर। और अभी देखो रशिया यूक्रेन वार के कारण इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, काफ़ी सारी जरूरी कमोडिटीज़ की वर्ल्ड में कमी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस समिट के दौरान देखो जहां एक तरफ रशिया को लेके यूएसए और जापान एक तरफ इन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया रशिया को यूक्रेन वार के लिए, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने डायरेक्टली रशिया का नाम नहीं लिया। आपको भी पता है इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं, तो डायरेक्टली इंडिया ने रशिया का नाम नहीं लिया यूक्रेन वार के लिए। बट चाइना को लेके चारों जो देश है ना एक मंच पर नजर आए, मतलब उनकी जो सोच है वो सेम नजर आई। जॉइंट स्टेटमेंट में ये बोला गया, कोऑपरेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जब बोला जाता है ना तो जाहिर तौर पर इशारा चाइना की तरफ होता है, क्योंकि ना चाइना ने पिछले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी एग्रेसिवनेस शो की है। जैसे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनका मिलिटराइजेशन, अपने कोस्ट गार्ड वेसल्स को दूसरे देशों के पानी में भेज देना, बार बार अपने जेट्स को भी दूसरे देशों के एयर डिफेंस में दाखिल करवा देना। तो ये चाइना की एक प्रकार से बुलिंग है, एग्रेसिवनेस है, जिसको काउंटर करने के लिए ही ये ग्रुप खड़ा हुआ क्वाड, जिसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। तो ये देश ना चाइना को काउंटर करना चाहते हैं इस इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन बनाया जा सके पूरी तरह से। इन चारों देशों का कहना है, देखो जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है ना, उसके चार्टर को फॉलो करना जरूरी है। जब किसी देश का शिप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो इस समिट के दौरान इन 4 देशों ने चाइना को एक प्रकार से सिग्नल दे दिया कि अगर चाइना ये सब अपनी गतिविधियां जारी रखेगा ना, इन सब चीजों को क्वाड जो है वो स्ट्रांगली अपोज करेगा, और इसके लिए मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भी होगा 4 देशों का। जैसे देखो मालाबार एक्सरसाइज है, एनुअल मालाबार एक्सरसाइज अब कंडक्ट होती है, इसी प्रकार से जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। ये सिग्नल दे दिया गया चाइना को इस समिट के थ्रू, अगर चाइना अपनी इस प्रकार की गतिविधियों को जारी रखता है। बट देखो ये जो इनिशिएटिव है ना क्वाड का, चाइना के अलावा दूसरे एरियाज में भी कोऑपरेट कर रहा है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि चाइना ने ये बोला था कि क्वाड जो है वो और कुछ नहीं है, ये एशियन नाटो है। जैसे नाटो का निर्माण हुआ था यूएसएसआर को रोकने के लिए, उसी प्रकार से एशियन नाटो का निर्माण हुआ है चाइना को कंटेन करने के लिए। बट चाइना के इस आरोप को जुटलाते हुए 4 देशों ने डिसाइड किया कि हम बहुत सारे इश्यूज को लेकर आपस में कोऑपरेट करेंगे, जैसे वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रिजिलियंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वैसे भी देखो कोविड-19 की महामारी के दौरान ग्लोबलाइजेशन को काफी चोट पहुंची, तो रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, उसी रीजनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने का काम करेगा ये क्वाड। अलग से एक इनिशिएटिव भी आया है 13 देशों का, हमने इससे संबंधित आर्टिकल भी डिस्कस किया था, IPEF। तो ये जो इनिशिएटिव है ना क्वाड, आगे आगे कितना ज्यादा सफल होगा इस पर डिपेंड करेगा कि जो जो इनिशिएटिव्स इस ग्रुप ने डिसाइड किए हैं वो ग्राउंड लेवल पर कितने इंप्लीमेंट होते हैं।